हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नॉर्मली ये बड़े बड़े कंपनीज में यूज़ किया जाता है, मतलब उसका प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं एंड सी ए इंटर स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर ये काम में आ सकता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा वीडियोस को शॉर्ट करूँ और आपको जितना हो सके लास्ट मिनट रिविजन टाइप दे सकूँ। तो मैंने ये पूरा वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है CSR का, जो थियरी प्रोविजन है उसके सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपन टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शॉर्ट में CSR जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। ये कहाँ पर मिलता है? सेक्शन सेक्शन 135 में कवर होता है, राइट। ऑफ किसका सर? कंपनीज एक्ट 2013। तो चलो सर टॉपिक पे आते, क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया मैंने। अगर ये PDF आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे मेल कीजिए। आपको मेल थ्रू मैं मेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर मेल कीजिए, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ सर, क्या पढ़ने वाले हम लोग? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में आता है? 135 में आता है 2013 के। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक को पूरा कवर किया है, जितने भी सेक्शन है उसके सब सेक्शन से पूरा कवर करके आपको सामने ला रहा हूँ, इजी वे में शॉर्ट में समझा के वीडियो को खत्म करूँगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर? सेक्शंस लिखा है। तो ये याद रखना, जब मैं सेक्शंस बोलूंगा तो 135 1, 135 2, 135 3 सब सेक्शन, राइट, वैसे बात कर रहा हूँ। तो ठीक है सर, फर्स्ट क्या बोलता है सर? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या बोल रहा है सर? एप्लीकेबिलिटी। क्या बोला मैंने? एप्लीकेबिलिटी। सर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR एप्लीकेबल किसको है सर? किसको है सर? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर एवरी कंपनी। एवरी कंपनी का मतलब क्या होता है सर? एवरी कंपनी का मतलब क्या होता है सर? एवरी कंपनी का मतलब सभी को एप्लीकेबल नहीं है। वो बताना चाहता है, एप्लीकेबिलिटी नीचे दिया है उसने, वो बताना चाहता है कि ये होल्डिंग कंपनी को भी हो सकता है एप्लीकेबल, सब्सिडरी को भी हो सकता है, राइट, एंड फॉरेन कंपनी को भी हो सकता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर ये क्राइटेरिया में आप फॉलो होते हो तो सब कंपनीज को एप्लीकेबल होगा ये, राइट। तो यहां पर लिखा है फॉर एवरी कंपनीज। आगे क्या लिखता है? हैविंग नेटवर्थ। देखो कंडीशन नेटवर्थ का है ऑफ ₹500 करोड़। देखो एप्लीकेबिलिटी बात कर रहा हूं मैं, तो वो बोलना चाहता है सब कंपनीज को एप्लीकेबल है, सब कंपनीज जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, राइट। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ चलो। 500 करोड़ से, एंड टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़। टर्नओवर कितने का सर? 100 करोड़ का। एंड नेट प्रॉफिट कितना है सर? 5 करोड़ का एंड मोर। देखो सिंपल चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल वे में लिखा है, इसको समझ के लेते हैं, राइट। तो ये क्या लिखना चाहता है? नेटवर्थ का कुछ बता रहा है वो, फिर टर्नओवर का कुछ बता रहा है क्राइटेरिया, एंड उसके बाद में नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया। अगर कोई कंपनी को CSR एप्लीकेबल होगा तो वो कैसे एप्लीकेबल होगा? ये चार कंडीशन, ये तीन कंडीशन से, ये तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको CSR एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी of board consisting of 3 directors, out of which at least 1 director shall be independent director। देखो ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये प्योर बेयर एक्ट का पॉइंट है। क्या है ये सर? बेयर एक्ट मतलब वहां पे जो सेक्शन 35 में जैसा लिखा है वैसे का वैसा पेस्ट किया गया है यहाँ पर, राइट। तो अब इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सर वहां पे सिंपल वे में क्या बोल रहा है? हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, राइट है, वेदर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एवरी कंपनी बोला है उसने, राइट। जो कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या है सर? नेटवर्थ होता है ना, राइट, नेटवर्थ, एंड उसके बाद में टर्नओवर, एंड उसके बाद में क्या है? रुकिए ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां पर नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट, तीन क्राइटेरिया दिया है, और तीनों भी कैसा है सर? और में मतलब सर ये नहीं तो ये चलेगा, कोई एक भी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्या है सर?
फर्स्ट वो बोल रहा है नेटवर्थ कितना होना चाहिए सर, 500 करोड़ और मोर। अगर मेरे कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होगा, मतलब 500 इक्वल 500 करोड़ इक्वल और मोर देन, उसके हिसाब से तो तुमको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड क्या बोलता है, टर्नओवर। टर्नओवर का क्राइटेरिया कितना दिया है सर, टर्नओवर 1000 करोड़। अगर तुम्हारा टर्नओवर 1000 करोड़ है या फिर 1000 करोड़ से ऊपर है तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। और लास्ट में क्या दिया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है, राइट है। मैं यहां पर लिखा है पीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर वो 5 करोड़ और उससे ज्यादा होगा तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये नेट प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट, ये कौन सा नेट प्रॉफिट है सर, क्योंकि नेट प्रॉफिट है ना, बहुत सारे टाइप का नेट प्रॉफिट हो सकता है, बट इन्होंने क्या किया, जब तुम मैनेजरल रेम्युनरेशन कैलकुलेट करते हो ना सेक्शन 198 में, मैंने क्या किया, आपने मैनेजरल रेम्युनरेशन जब कैलकुलेट करते हो किधर सर, सेक्शन 198 में, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। उनका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को अगर ध्यान रखते हुए आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसका, तो वही प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी चेक करना है, वो 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर वो 5 करोड़ तक या फिर 5 करोड़ के ऊपर तक जाता है तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। सर कब एप्लीकेबल होगा वो मैटर करता है, राइट। कब एप्लीकेबल, यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर मेरा 2019 एंड 20, राइट, और 2018 और 19, ये 2 ईयर है समझो, फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल है जो करंट ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर, और ये क्या है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये पिछले साल वाला फाइनेंशियल ईयर। तो मुझे अगर सीएसआर यहां पर एप्लीकेबिलिटी देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो है 18-19 का क्या देखना पड़ेगा, नेटवर्थ देखना पड़ेगा, क्रॉस हो रहा है, उसके बाद में टर्नओवर देखना पड़ेगा, क्रॉस हो रहा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा, क्रॉस हो रहा है यानी लिमिट से। अगर ये तीनों में से एक भी क्रॉस होता है तो आपको 2019-20 में क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमिटी क्रिएट करना पड़ेगा। वहां से आपको सीएसआर के बारे में, मतलब सीएसआर का जो भी प्रोविजन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, राइट है। तो यहां पर यही बोल रहा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर मैंने बता दिया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब 1920 का अगर मैं आज कर रहा हूं तो मैं पिछले साल जाके देखूंगा मेरा 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, या 1000 करोड़ के ऊपर, या 500 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तीनों में से एक कोई जाता है तो मुझे 2019-20 में क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर लिखा है 2019-20 में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमिटी को बनाना पड़ेगा, राइट है। सीएसआर कमिटी क्या होता है सर, सीएसआर कमिटी वो होता है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके एक कमिटी बनाते हैं। कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पूरा नहीं, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में मोर देन, अभी जितने भी लिमिट्स है समझो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अपने कंपनी में, अब उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स है, अगर उसमें से मुझे क्या करना है, कम से कम 3 एटलीस्ट, यहां पर लिखा है देखो, मैंने यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सीएसआर कमिटी शाल कंसिस्ट ऑफ, मतलब सीएसआर कमिटी में कौन कौन हो सकता है सर, 3 और मोर डायरेक्टर्स, मतलब कम से कम 3 चाहिए और 3 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं सीएसआर कमिटी। मतलब मेरे पास टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अगर उसमें से मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। उसमें से 1 डायरेक्टर क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोला मैंने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर अगर कोई कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है तो क्या हुआ, छोटा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसमें मैं नॉर्मल सिर्फ 2 डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात ही नहीं आ रही है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं आपको, तो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं, आप मिनिमम 2 से भी चालू कर सकते हो, राइट, मतलब कमेटी बना सकते हो और सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि 3 or more director of the which at least 1 director shall be an independent director provided if the company is not required to appoint independent director under section 149(4), जहां पर 149(4) में हमें क्या दिया जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करो, बट हमको एप्लीकेबल नहीं है तो हम नहीं किए,
और नहीं कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सीएसआर कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, राइट। तो वो इग्नोर करता है। नेक्स्ट सर, नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर यहाँ तक तो मैंने ये बात की, ये बात कर दी, एप्लीकेबिलिटी की बात की। अब मुझे क्या बात करना है सर, मेरा एप्लीकेबिलिटी, अगर मेरे को एक बार सीएसआर अप्लाई हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है, उसका मतलब मैं सीएसआर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ क्या? हाँ निकल सकते हो आप। आपको सीएसआर एप्लीकेबल होना बंद हो जाएगा। कब सर? कब सर? देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, सीज टू मीट द अबव क्राइटेरिया 3 consecutive financial year, 3 consecutive financial year, then shall not required to follow the requirement section 135। इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है, अगर आप कंटिन्यूस 3 साल, अगर आप 3 कंटिन्यूस जो कॉन्सिक्यूटिव ईयर से, कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से आपने 3 साल कंटिन्यूस ऊपर वाले जो क्राइटेरिया नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट का, अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हो कंटिन्यूस 3, तो 4th ईयर से आपको क्या हो जाएगा? सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। मतलब आपको सीएसआर का प्रोविजन फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाहर गिर चुके सीएसआर के रूल से। समझ गए? मतलब सर इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा? एप्लीकेबिलिटी पढ़ा। एप्लीकेबिलिटी कौन से बेसिस पे? नेटवर्थ, टर्न और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, वो सेक्शन 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट होना चाहिए आपका। सेकंड, टर्नओवर जो 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, या फिर नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, आपको सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बार सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा तो आपका काम क्या बनता है? सीएसआर कमेटी बनाओ। सीएसआर कमेटी क्या होता है सर? जहां पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम 3 डायरेक्टर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर कमेटी में अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको कमिटी मेंबर बनाना पड़ेगा, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपकी कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149(4), तो जरूरी नहीं आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा। आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मिनिमम 2 डायरेक्टर से भी आपका काम चल जाएगा। तो और सेकंड, सीज अगर एक बार एप्लीकेबल हो जाता है तो इसका मतलब हमें जिंदगी भर सीएसआर कंप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप कंटिन्यूस 3 साल, अगर वो ऊपर वाले जो अबव नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट के क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते कंटिन्यूस 3 साल, तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं कमेटी बनाने की, आपको कोई जरूरत नहीं कि सीएसआर आपको पे करना ही है, राइट। चलो ये बात हुई अपनी एप्लीकेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं? डिस्क्लोजर अंडर बोर्ड रिपोर्ट। मतलब सीएसआर कमेटी एक बार जब बन जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या क्लियर बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब अपनी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं सबको मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या करते हैं? अपना बोर्ड रिपोर्ट देते हैं। वहां पर उनको क्या करना पड़ता है? सीएसआर कमेटी का जो कंपोजिशन है वहां पर उनको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही है डिस्क्लोजर अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ क्या लिखा है यहाँ पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ 134 शाल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कमिटी। जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने इतना बोर्ड कमिटी बना लिया है, ये कंपोजिशन है, इतने डायरेक्टर्स है, ये जो भी है, ठीक है। ठीक है, डिस्क्लोजर के बारे में बात की। तो चलो आगे बढ़ते। रोल ऑफ सीएसआर कमेटी। जब सीएसआर कमेटी बना रहे हो तो उसका कुछ तो रोल होगा, कुछ तो काम दिया होगा वो चीज को, राइट। वो बंदे लोग को कुछ तो काम मिला होगा। तो सीएसआर कमेटी जब बनता है कुछ डायरेक्टर्स के बेसिस पे, तो उन डायरेक्टर्स का, वो कमेटी का क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उन डायरेक्टर्स का तो यहाँ पर लिखा है हमने रोल ऑफ द सीएसआर कमेटी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? कॉर्पोरेट सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी शाल क्या? फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड। उसका काम क्या होगा सर? फॉर्मुलेट करना। क्या फॉर्मुलेट करना? सीएसआर का पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। पॉलिसीज में लिखा होगा ना भाई, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, कितने अमाउंट किधर ये करने वाला हूँ, कौन सा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करने वाला हूँ, राइट। वो सब चीज वो क्या करेगा? फॉर्मुलेट करेगा और रिकमेंड करेगा। रिकमेंड किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगा। मतलब ये कमेटी क्या करेगी? अपना पॉलिसीज बनाएगी और प्लस वो पॉलिसीज को बनाकर
रिकमेंड करेगी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कमिटी के रिकमेंडेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी पढ़ेंगे, उनको जो ठीक लगता है रखेंगे, इनको जो नहीं लगता है वो निकाल देंगे। तो उनके ऊपर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है उसको अप्रूव करना या नहीं करना, ठीक है। तो वही लिखा है इधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स formulate and recommend the board of directors on corporate social responsibility which shall have active to undertake the companies specified in schedule 7। सर ये शेड्यूल 7 क्या है सर? सर ये शेड्यूल 7 जो है ना, मैंने नीचे इसके नीचे पीडीएफ के नीचे है अपने शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है ही कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसे किसे कहते हैं, कौन से काम करने से आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हो। मतलब कर क्या सिंपल चीज है, कंपनी को क्या करना है, कुछ पैसे खर्च करने हैं सीएसआर के लिए। अब वो सीएसआर के लिए कहाँ पर खर्च करेंगे, वो शेड्यूल 7 में लिखा है। अगर वो शेड्यूल 7 में आप खर्च करते हो, ये मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए, हॉस्पिटल पर्पस के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, या पुअर के लिए, या जो भी है, मतलब जो भी चीज है वहां पर डिस्क्लोज किया, वो अगर वो चीज के लिए आप क्या करते हो, खर्चा करते हो, तो आपको सीएसआर का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपने सीएसआर एक्टिविटी किया ऐसा कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, राइट। तो शेड्यूल 7 में वो पॉलिसीज का जो है, पॉलिसीज के पॉइंट्स वो शेड्यूल 7 के रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन एक्सपेंडिचर रिकमेंड करेगा, कमिटी क्या करेगी, भाई इतना खर्चा मुझे क्या करना है, ये ये एक्टिविटी के लिए लगाना है, इतना खर्चा मुझे ये एक्टिविटी के लिए लगाना है, वैसे क्या करेगी वो, रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को। और उसके बाद में क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, मॉनिटर दैट पॉलिसी को। जो सीएसआर कमिटी क्या करेगी, उसको बार बार क्या करेगी, मॉनिटर करते रहेगी, देखते रहेगी कि पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा सीएसआर कमेटी का काम क्या है, कुछ नहीं सर, फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट करके रिकमेंड करना, क्या सर, पॉलिसीज किसको सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका डिसीजन है कि कौन सी चीज लेना है एक्टिविटी में, नहीं लेना है। और वो जो फॉर्मुलेट और ये करोगे जो भी एक्टिविटी सीएसआर का, वो किससे रिलेट होना चाहिए, शेड्यूल 7 से मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज दी है सीएसआर की। सेकंड क्या है, रिकमेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपने को सीएसआर एक्टिविटी में कौन से एक्टिविटी के लिए करना है। उसके बाद में क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी काम है, टाइम टू टाइम उनका काम है कि उनको मॉनिटर करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो अब आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा है सर, फोर्थ पॉइंट, ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी क्या है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी क्या है, रिकमेंडेशन जो सीएसआर कमेटी दे रही है, वो रिकमेंडेशन को क्या करना है, अप्रूव करने का काम है उसका, अप्रूव करने का है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी जो सीएसआर कमेटी जो भी रिकमेंडेशन ऊपर जो पॉइंट पड़ा, उनका काम जो था वो फॉर्मुलेट करके रिकमेंड करेगा, और इनका काम क्या है, उसको अप्रूव करना। और सेम चीज डिस्क्लोज करना पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खुद के रिपोर्ट में उन लोग क्या करेंगे कि कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन है, फॉर्मुलेशन है पॉलिसीज का, वो सब चीज क्या करेगा, उन लोग बताएंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में कि ये हमारा सीएसआर कमेटी है, ये एक्टिविटीज हम लोग ले रहे हैं, इतना अमाउंट का खर्चा हमारा होने वाला है या हो गया है, राइट। और सेम चीज क्या करेगी, अपनी कंपनी के वेबसाइट पे भी वो चीज डाल देगी, राइट है। एंड सेकेंड क्या है सर, एंश्योर द एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका काम ये भी बनता है कि भाई ध्यान रखना कि जो खर्चा हो रहा है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सीएसआर के हिसाब से ही हो रहा है क्या, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने शेड्यूल 7 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में अगर मैं फॉल होता है वो खर्चे में, तो मुझे सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा, अदरवाइज मुझे सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है सर, आगे दिया है अमाउंट ऑफ स्पेस, अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटी। अभी सीएसआर एक्टिविटी में अमाउंट कितना स्पेंड होना चाहिए सर, मिनिमम क्या है सर, सिंपल चीज है, मिनिमम कितना है सर, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 2 एवरी फाइनेंशियल ईयर। अगर मुझे एक बार सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है तो मुझे एक हर साल मिनिमम
जब तक वो सीज ना हो जाए, ठीक है। सीएसआर एप्लीकेशन मैंने ऊपर पढ़ा, सीज कैसा होता है, कंटिन्यूस 3 साल अगर आपको फॉल नहीं होते सीएसआर के वो कंडीशंस में, तो आपको बाहर गिर जाओगे आप प्रोविजन के। बट यहाँ पर कैसा है, अगर आपको बड़ी कंपनीज है, जैसे आप बोल सकते हो टाटा, रिलायंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको सीएसआर एप्लीकेबल होता ही है, तो ऐसे टाइम पे उन लोगों को हर साल एवरी ईयर एटलीस्ट कितना 2% ऑफ क्या एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट का उनको क्या करना पड़ता है, कम से कम 2% देना पड़ता है इमीडिएटली। बट वो एवरेज नेट प्रॉफिट किसका होगा, 3 इयर्स का होगा, 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर 2019 और 20 है तो मैं पीछे 3 साल जाऊंगा, 18-19, 17-18 और 16-17, ऐसे 3 इयर्स का क्या करूंगा, तीनों का नेट प्रॉफिट लूंगा, तीनों का नेट प्रॉफिट लेके एवरेज करूंगा, और एवरेज करके क्या करूंगा, उसको कैलकुलेट करूंगा इंटू 2% करके, ठीक है। तो वैसे करके मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो मिल जाएगा, उतना आपको मिनिमम खर्चा करना ही है, ठीक है। आगे क्या दिया है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, द कंपनी शाल गिव अ प्रेफरेंस टू लोकल एरिया वेर इट ऑपरेट्स। इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं जो भी खर्चा करते हो तुम लोग, तो तुम्हारा जो बिजनेस होता है जहां पर ऑपरेट होता है वही लोकल एरिया में खर्चा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो वहां के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सीएसआर का ऐसा उनका मानना है। ऐसे जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड कंपनी, अगर मैं मुंबई में रजिस्टर्ड तो मुंबई में ही करना पड़े, नहीं, तुम्हारा जो लोकल एरिया, जैसा मुंबई में रजिस्टर्ड है बट मेरा गुजरात में बिजनेस है प्योर, मतलब ज्यादातर मैं 80% गुजरात में ही करता हूँ बिजनेस, तो वो वहां का सीएसआर में आप एक्सपेंडिचर करो तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि प्रेफरेंस पहले लोकल वालों को देना, लोकल एरियाज को जहां पर आपका कंपनी ऑपरेट होता है, राइट है। आगे क्या दिया, प्रोवाइडेड फर्दर, और क्या है खर्चे के ऊपर बोलता है, अगर कंपनी फेल हो जाती है ये खर्चा करने में, अगर कंपनी फेल हो जाती है खर्चा करने में, तो बोर्ड को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग, मतलब क्या जो खर्चा नहीं किया तुम लोगों ने, क्यों नहीं किया, रीजन आपको देना पड़ेगा बोर्ड में। और अमाउंट एंड अनलेस अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब अगर मैं बताता हूं, देखिए ये चीज ऑनगोइंग का जो पॉइंट है वो मैं आगे आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऑनगोइंग, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किधर गया, ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करते, इधर सिंपल में बात करते। अगर आप फेल हो जाते हो, फेल टू स्पेंड, स्पेंड अमाउंट, अगर आप सीएसआर का अमाउंट, सीएसआर का अमाउंट भरने में फेल हो जाते हो, नहीं भर पाते हो आप, तो ऐसे टाइम पे विद इन क्या करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ आपको क्या करना पड़ता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका ईयर 2019 और 20 है, तो एक बार 20 खत्म हो जाए तो विद इन 6 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो अमाउंट है, जो मिनिमम अमाउंट है 2%, वो परसेंट को आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। कहां पर ट्रांसफर करना पड़ता है, अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में कोई फंड स्पेसिफाई किया है इन्होंने, वो अकाउंट में जाके आपको क्या करना पड़ता है, वो डाल देना पड़ता है वो पैसे। मतलब आप खर्चा नहीं किया तो क्या हुआ, वो स्पेसिफिक फंड में आपको क्या करना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है एट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से आपको पहले आपको ये करना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बढ़ता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, सिंपल चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, समझो स्कूल बना रहा हूँ, समझो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्कूल आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, तो मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक क्या स्कूल बना रहा हूँ, स्कूल जो है सीएसआर एक्टिविटी में कवर कर रहा हूँ मैं, है वो कवर, ठीक है। तो अपना काम क्या बनता है, बड़ा सा बिल्डिंग बना रहा हूँ, 5 फ्लोर का बिल्डिंग या 10 फ्लोर का बिल्डिंग जो भी बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए वो 1 साल वाला काम नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 साल में ही खत्म हो जाए मेरा हर चीज। तो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि वो स्कूल कम से कम 3 इयर्स तक, मतलब क्या होगा, वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट होगा, उसके बाद ही यूज कर पाएंगे वो। तो 3 साल कंटिन्यूस चल रहा है ना, वो 3 साल हो गया, कहीं 5 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो फेल टू स्पेंड मतलब अनस्पेंट अमाउंट होता है, अनस्पेंट, राइट, जो अमाउंट अभी तक खर्चा नहीं किया, क्यों नहीं किया सर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ,
तो जब जब जैसे जैसे खर्चा आता है मैं उसको पे करता जाऊंगा। तो शायद इस साल नहीं आया इसलिए मैंने पे नहीं किया। तो वो वही बोलना चाहता है कि ये जो 6 मंथ वाला क्राइटेरिया ना, तो तुमको एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो कौन सा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। ऑन गोइंग मतलब मैं ये खर्चा करने वाला हूँ, फ्यूचर में मेरा 3-4 साल में ये खर्चा हो ही जाएगा, जितना भी आपने लिमिट से आपके वो कवर कर लूंगा। तो उनका क्या कहना है, नो प्रॉब्लम, ऐसे टाइम पे आपको 6 महीने में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं, पैसे स्पेसिफाइड फंड में जो शेड्यूल 7 में बोला आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड करके रख सकते हो फॉर 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक आपका वेट करूंगा मैं। एक बार 3 साल पूरा हो जाता है तो आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर फिर भी खर्चा नहीं होता है तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट 3 साल के अंदर आपका खर्चा हो जाता है तो कंसिडर किया जाएगा सीएसआर एक्टिविटी, और आपने कोई फेल नहीं हुआ आपका पैसा भरने में। ठीक है। हाँ, एवरेज नेट प्रॉफिट सर मैंने बताया, एवरेज नेट प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट किया जाता है सर, सेक्शन 198 के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है सर, अनस्पेंड अमाउंट। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया अनस्पेंड अमाउंट के ऊपर। अनस्पेंड अमाउंट दो चीज हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया वही चीज पॉइंट यहाँ पर लिखा है, एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सेक्शन 135, जो तुमको करना है सीएसआर बट तुम नहीं कर पाए सीएसआर, तो वैसे चीज पे जो अमाउंट तुम्हारे पास बचता है, जो खर्चा करने वाला बचता है, तो वो चीज क्या करना पड़ेगा, परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब मैं सिंपल में इधर लिखता हूं अनस्पेंट अमाउंट है, ठीक है, अनस्पेंट अमाउंट है जो आपने खर्चा नहीं कर पाए सीएसआर में। तो दो चीजें, एक तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखो क्या लिखा है, एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट फुलफिल सच कंडीशन में प्रिस्क्राइब अंडरटेकन बाय द कंपनी shall be transferred by the end of the within 30 days from the end of the financial year of special account to be opened, that for the financial year schedule bank to called unspent shall be spent by the company in pursuit of obligation within। हाँ, तो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये देखो, एक तो नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे तुमको क्या करना है, डायरेक्टली विद इन 6 मंथ आपको क्या करना है, विद इन 6 मंथ में ट्रांसफर करना है, एक स्पेसिफिक फंड में जो शेड्यूल 7 में दिया गया है। ठीक है, अब वो क्या होगा, विद इन 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो आपका जैसा फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है तो विद इन 6 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बट ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जैसा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा जो है एक स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एक स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा आपको अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ शेड्यूल बैंक के साथ। किधर, शेड्यूल बैंक के साथ आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और वो अकाउंट का नाम क्या होगा, नेम क्या होगा, अकाउंट का नेम क्या होगा, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। ठीक है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा तो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जाकर क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बैंक के साथ, शेड्यूल बैंक के साथ, वो अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, और वहां पे क्या करना पड़ेगा, पैसा आके डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर समझो मेरा 100 करोड़ इधर डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है, 100 करोड़ डिपॉजिट हो चुका है, अब मैंने इसको कम से कम 3 साल का पीरियड दिया, आपको 3 साल का पीरियड दिया, वहां से 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, उसको खर्चा कर सकते हो एज अ सीएसआर। बट अगर आपका खर्चा नहीं होता है तो 3 साल के बाद जैसा क्लोज होता है ईयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हाँ, जैसा अगर समझो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 2018 है, ठीक है, तो 2019 है, 20 है, 21, तो समझो ये मेरा क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्पेशल अकाउंट ओपन करूंगा विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज में क्या करूंगा, स्पेशल अकाउंट ओपन करूंगा और उसको क्या करूंगा, वहां पे अमाउंट डिपॉजिट करूंगा। उसके बाद में वेट करूंगा, सर वेट कितना करूंगा, ये 1 ईयर हो गया सर, ये 2 ईयर हो गया, ये 3 ईयर हो गया, तो यहाँ पे 2022, यहाँ पर क्या करूंगा, 3 साल के बाद मैं ये करूंगा कि यहाँ पर
देखूंगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ है या नहीं। अगर एक्सपेंसेस हुआ है तो वेरी गुड सर, आपको सीएसआर का बेनिफिट मिल गया, मतलब सीएसआर प्रोविजन आपने कंप्लाई कर लिया। अगर आपने ये कर नहीं पाए तो ऐसा टाइम पे उनका काम क्या बनता है सर, आपने नहीं कर पाए तो ऐसा टाइम पे आपको क्या कहा गया है यहाँ पर क्लियरली कि अगर फिर भी खर्चा नहीं, शाल बी ट्रांसफर्ड सेम फंड टू शेड्यूल 3 विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 3 years। तो उनका काम भी क्या बनता है, अगर 3 साल में अब अनस्पेंट रहेंगे तो फिर से क्या करो उसको शाल ट्रांसफर, यहाँ पे भी क्या करना है शाल ट्रांसफर शेड्यूल, ये अकाउंट में देखो यहाँ पर है ना, लिखा है ना, जो स्पेसिफिक फंड है शेड्यूल 6-7 ने बताया है वो अकाउंट में उसको 30 दिन के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ओनली आफ्टर 3 years। राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है सर, पनिशमेंट की बात की। पनिशमेंट सर सिंपल चीज है, पहले इतना पनिशमेंट ज्यादा ये नहीं था, सीएसआर एक्टिविटी नहीं होता तो 10,000 का कुछ पनिशमेंट था और प्लस 1,000 पर डे था कुछ ऐसा, ठीक है। बट अब क्या हुआ है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है और सीएसआर का पनिशमेंट भी थोड़ा मजबूत कर दिया इन्होंने। तो क्या देखो क्या लिखा है इसमें, पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस होता है तो पनिशमेंट क्या होगा, क्या होगा सर, कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर मतलब अगर नहीं फॉलो होता है तो कंपनी पे पहला लाइबिलिटी आता है, बनता है, राइट। तो कंपनी क्या है, मिनिमम 50,000 से लेके 25 लाख तक उनको क्या हो सकता है, जुर्माना भरने बढ़ सकता है, मतलब आ सकता है उनका पेनल्टी टाइप आ सकता है, उनको फाइन आ सकता है इसके ऊपर। और ऑफिसर, जो कंपनी अब डिफॉल्ट करती है तो कोई तो होगा ना ऑफिसर जिसके वजह से डिफॉल्ट हुआ ये चीज, राइट, अंदर जो है पर्सन। तो ऐसा टाइम पे क्या किया जाएगा, जेल हो सकती है लेस देन और इक्वल टू 3 years। और लिखा है भाई टेंशन मत लो, मतलब जेल नहीं हुई तो पैसा भर के बाहर निकल सकते हो, जैसा 50,000 और लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, मतलब कंपनी को 50,000 से लेके 25 लाख तक फाइन है। और सेकेंड, ऑफिसर जो इन्वॉल्व रहेगा वो एक्टिविटी में और जिसके वजह से ये डिफॉल्ट हुआ है तो वो उसको जेल हो सकती है 3 साल तक का। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 50,000, मतलब अगर जेल नहीं हुई तो उसके जगह पे आपको फाइन भी लग सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर दोनों भी लग सकता है। भाई कुछ बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है सामने वाला जो सीएसआर का अथॉरिटी है वो लेगी डिसीजन। नेक्स्ट क्या है सर, स्पेशल डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एंड ऑफ द टॉपिक में आता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन टू कंपनी और अ क्लास ऑफ अ कंपनी इट्स कंसीडर्ड नेसेसरी टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सच। मतलब यहाँ पर कैसा, अगर सीएसआर का प्रोविजन तुम कंप्लाई नहीं कर रहे हो, नहीं हो कर भी रहे हो, कुछ भी हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल डायरेक्शन दे के आपका कंपनी का जो है सीएसआर पॉलिसी को रेगुलेट कर सकती है। तो वही बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन पावर हैज अ पावर ऑफ अपॉइंटिंग अ जनरल और स्पेशल डायरेक्टर। स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट करके वो क्या कर सकती है, कंपनी इंश्योर कर सकती है कि वहां का सीएसआर कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये बना अपना सीएसआर का पूरा प्रोविजंस। प्रोविजंस में मैंने क्या क्या कवर किया सर, प्रोविजन में मैंने सेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेबिलिटी देखा सर, सेक्शन नंबर 1 में मैंने एप्लीकेबिलिटी देखा, राइट है। फिर बाद में हमने क्या देखा, डिस्क्लोजर पार्ट देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फिर रोल ऑफ द कमिटी देखा, उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी देखा, उसके बाद में अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है सीएसआर एक्टिविटी में वो देखा, इंपॉर्टेंट 2% याद रखना। उसके बाद में देखा जो अनस्पेंट अमाउंट है उसका क्या होगा सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद में हम लोग ने देखा पनिशमेंट क्या है उसका, और उसके बाद में हम लोग ने देखा कि स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन केस अगर उनको लगे कि ये कंपनी में स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट करके कंप्लायंस हो रहा है या नहीं देखने के लिए, राइट है। तो सर इसमें क्वेश्चन अब आता है कि सर ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल 7 बार बार बोल रहे थे वो क्या है सर। देखो शेड्यूल 7 क्या है, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ बट मैं ये पीडीएफ में मैं कवर कर रहा हूँ।
शेड्यूल 7 में लिखता हूँ, शॉर्ट में आपको बता दूंगा 2 मिनट में, बट आपको इसको देखना पड़ेगा। CSR एक्टिविटीज तो सिंपल चीज है सर। जब भी तुम कुछ ऐसा लगता है सोशल सर्विस कर रहे हो, ऐसा लगता है सुन के कोई एक्टिविटी करके, तो CSR में ऑब्वियसली कवर हो जाता है वो सब चीजें। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, बिंदास तुम लोग देखोगे तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लो बस हो गया, आपको समझ में आ जाएगा CSR एक्टिविटीज होता क्या है और ये CSR एक्टिविटीज में फॉलो होता है या नहीं होता है, राइट। तो देखो मैं शेड्यूल 7 के बारे में इधर बात कर रहा हूं। तो क्या लिखा है सर, शेड्यूल 7 सेक्शन 135 का, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 14 एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड इन कंपनीज इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ये कर रही थी ना अपना कौन, CSR कमेटी क्या कर रही थी, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड कर रही थी पॉलिसीज। तो फॉर्मुलेट करते वक्त उनको एक्टिविटीज देखना पड़ेगा। अब एक्टिविटीज देखते वक्त वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, शेड्यूल 7 में आएगी, और उसमें से एक्टिविटीज को चॉइस करेगी, और वो एक्टिविटीज क्या करेगी, लोगों को मतलब CSR के एक्सपेंसेस वहां पर करेगी। तो एक्टिविटीज हो सकता है बहुत सारे भी करते रहेगी, हो सकता है वो लिमिटेड 2-4 एक्टिविटीज लेके भी वो कर सकते हो, उसके ऊपर है। जरूरी नहीं ऐसा पूरा अमाउंट को सब एक्टिविटीज में फैलाओ, ऐसा जरूरी नहीं, कोई एक पॉइंट को भी लेके आप एक्सपेंसेस करते हो तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, नाम पढ़ो समझ जाओ, अंदर में डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, कुछ पढ़ने नहीं वाला हूँ मैं, सिर्फ ये मैं पॉइंट आया था CSR के लिए, मैं शेड्यूल 7 के लिए नहीं आया था यहाँ पर। ठीक है, तो इरेडिकेटिंग हंगर पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, नाम से पता चलता है पावर्टी के ऊपर कोई तुम लोग सोशल सर्विस कर रहे हो, माल न्यूट्रिशन, हंगर, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पर प्रोमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कोई प्रोमोटिंग एजुकेशन, मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्कूल बना के दे रहा है, राइट, स्कूल बनाने के लिए 3 साल का बिल्डिंग रेडी कर रहे हैं, राइट, वैसे सब ये सोशल एक्टिविटीज में कवर हो जाता है। मतलब ये पॉइंट एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है सर, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सर मेल फीमेल ये सब अपने को इक्वालिटी रखना पड़ता है, एम्पावरिंग वुमेन, राइट, ये सब आता है। तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कोई भी खर्चा कर रहा हो तो वो भी CSR एक्टिविटीज में माना जाएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, मतलब अभी एनवायरमेंट के ऊपर भी बात कर रहा है कि चीजों को क्या, नेचुरल चीजों को, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेनिंग ऑफ सॉइल एयर वाटर, ये सब चीज के ऊपर है। तो ये चीज पे भी आप पॉल्यूशन के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर कोई चीज करते हो, जैसा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक मत यूज करो, एनवायरमेंटल के लिए इफेक्टिव हो, राइट। तो ऐसा टाइम पे तुम क्या कर सकते हो कि वो चीज पे अगर तुम ज्यादा फोकस करके वहां पर खर्चा कर रहे हो तो वो चीज यहाँ पर कवर हो जाएगी। उसके बाद में क्या, प्रोटेक्टिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज, मतलब नेशनल का जो हेरिटेज है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कोई आर्ट हो गया, मतलब लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, प्रमोशन डेवलपमेंट ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडक्राफ्ट, बिल्डिंग साइट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, राइट, ये सब चीजें है ना संभालना चाहिए, राइट। जिससे क्या होता है वहां से वहां पे कैसा, ये भी बोल सकते हो आप कि वहां पे टूरिज्म बढ़ जाती है, इनडायरेक्टली अपने को कंट्री के लिए ग्रोथ है वो सब चीज, अगर बचा के रखते हो वो चीज तो, राइट। तो वो भी एक सोशल एक्टिविटी माना जाता है। उसके बाद में क्या है सर, आगे इधर देखो, जो एनवायरमेंटल में गंगा रिवर का बीच में अभी एक आया था, राइट, उनका कंट्रीब्यूशन सेटअप किया था, जहां पर गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए उन्होंने क्या किया, सोशल एक्टिविटीज लेके आए। तो वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो ऐसे जगह पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको मिल जाएगा उसका बेनिफिट। उसके बाद मेजर ऑफ आर्म फोर्स वेटर, मतलब ये जो खर्चा है ये आर्म फोर्स के ऊपर है, राइट, है जो मिलिट्रीज होते हैं अपने, राइट, जो आर्म फोर्सेस होते हैं जो वहां पर लड़ाई करते हैं अपने लिए, तो उनके ऊपर भी आप अगर कुछ पैसे अगर ये करते हो, खर्चा करते हो, राइट, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, पढ़ो एक बार पढ़ो आपको समझ जाएगा सब चीज। तो वो सोशल एक्टिविटी में कवर किया जाता है। उसके बाद में ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट, राइट सर, रूरल स्पोर्ट के बारे में बात किया। चलो, रूरल स्पोर्ट के बारे में क्या है इसके आगे,
हाँ सर, ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स। सर पीएम केयर्स अभी जस्ट आया था कोविड के टाइम पे, इन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया पीएम केयर्स, जहां पर सब हम लोग कंट्रीब्यूट किए, वो पैसे किधर अपना कोविड के लिए यूज किया गया, उसके लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, राइट। तो ऐसे टाइम पे ये खर्चा, ये अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना आप, ये जो है ना पॉइंट अच्छे से याद रखना फॉर सी एंटर वाले बच्चे लोग के लिए, ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो पहले से प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, बट इस बार क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन एंड सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो है शॉर्ट फॉर्म में पीएम केयर्स फंड, राइट। वो भी फंड को ऐड किया गया, वहां पर अगर कंट्रीब्यूट करते तो आपको सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर, ये आता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, नॉर्मली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिलेटेड है, वहां पर भी अगर खर्चा करते हो आप, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बट ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अगर गवर्नमेंट वहां पर R&D करके आप नया टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी को माना जाएगा। उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, उसके बाद स्लम एरिया डेवलपमेंट के बारे में बात की है, और उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की। ये सब खर्चा करते ही आपको सीएसआर में कंसीडर किया जाएगा, और सीएसआर कमिटी कोशिश करना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज के अंदर ही फॉल हो, अदरवाइज वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा करके मैंने पूरा टॉपिक को क्लोज किया, स्टार्ट टू एंड तक आपको ओवरव्यू दे दिया सेक्शन 135 का जो सीएसआर रिलेटेड है, राइट। अब अगले वीडियो के लिए वेट करना, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि कौन सा सेक्शन आपको लगेगा, कि ताकि उस हिसाब से मैं आपका अगला वीडियो भी वैसे प्रिपेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माय चैनल, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।